ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। तीन खास मेहमान मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीन न्यूरोसर्जन हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि हम सवाल पूछ रहे थे ब्रेन से, जो ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई, यहाँ पर जानना चाहेंगे अजय जी आपसे कि सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स की शिकायत आती है न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट में, न्यूरोसर्जरी में। तो क्या इसके इलाज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या इसके लिए सिर्फ ऑपरेशन ही उपाय या और भी तरीके हैं? ये जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं बेसिकली डिवीजन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में ही बना या कहीं बॉडी के दूसरे साइड से आया। अगर जो सर, एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं इस बीच। ज्ञानेंद्र पटना से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। ज्ञानेंद्र, पूछें अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मेरे हाथों में पहले कंपन होता था, वो स्ट्रेस एंजाइटी में बढ़ते बढ़ते सिर में आ गया। तो मैंने एक न्यूरो फिजिशियन से दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ये एसेंशियल ट्रेमर T2V2 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसकी दवाई भी मैंने कुछ दिन तक की थी डॉक्टर साहब, डायजेरल, इंडियरल, बेटा कैप, सब दवाइयाँ चली थी जी। T2V2 एसेंशियल ट्रेमर उन्होंने कहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये फिर मैंने बीच में दवा छोड़ दी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या क्यूरेबल नहीं है क्या? ये टिट्यूबेशन और एसेंशियल ट्रेमर जो होता है, कभी कभी निशानी होता है कोई और मूवमेंट डिसऑर्डर का। तो इसमें कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं। तो कंट्रोल के लिए तो मेडिसिन होंगे जो आपके डॉक्टर खुद बताएंगे, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जो डाउट है तो उसके इन्वेस्टिगेशंस होंगे, कोई मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट देखेंगे कि उसमें जैसे DBS इम्प्लांट होता है, ये सब हो सकता है कि नहीं। तो पेशेंट के एज पर, हिस्ट्री पर ऐसे डायग्नोसिस तो टीवी पे नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर साहब वही बात आप बता रहे थे, ब्रेन ट्यूमर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी जो कि बॉडी के दूसरे भाग से आया, जैसे कि लंग से आया, यूट्रस से आया, ब्रेस्ट से आया, वो दूसरे होते हैं। वो तो कैंसर के डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। प्राइमरी ट्यूमर्स में बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में ऑपरेशन ही हो। जैसे रेडियो सर्जरी होता है, जिसमें कि एक रोबोटिक मशीन है, साइबर नाइफ, जिससे कि रेज उस ट्यूमर पे ही जाती है और कहीं और नहीं जाती है, तो उससे भी क्योर हो सकता है। कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी ऑपरेशन की भी और रेडियो सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। साइबर नाइफ या गामा नाइफ या कोई और रेडियो सर्जरी का फॉर्म होता है, उससे कर सकते हैं। ऑपरेशन मेजॉरिटी केसेस में यूजुअली होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें केवल रेडियो सर्जरी से इलाज हो जाए। जैसे कि आपने डायग्नोसिस बिल्कुल पक्का है हमारे पे, CT पे आपने श्योर है कि यही बीमारी है, ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर से छोटा है, तब आप ये रेडियो सर्जरी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे केसेस 3 क्या 5, 8 सेंटीमीटर बड़े बड़े ट्यूमर्स आते हैं। तो एट दैट टाइम इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर सर्जरी। ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं? आजकल बच्चों में भी सुनने को आ जाता है ब्रेन ट्यूमर। जी, इसका कोई वो नहीं है कि किसी सर्टेन एज ग्रुप में या इस एज के बाद आना चाहिए? नहीं। मेजॉरिटी केसेस तो एडल्ट्स में होते हैं, लेकिन बच्चों में कंजेनिटल ट्यूमर्स बहुत कॉमन है। और हिंदुस्तान में बच्चों का उतना डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो बच्चों में यूजुअली कैंसरस टाइप ट्यूमर्स आते हैं, कभी कभी बेनाइन ट्यूमर्स भी आते हैं। लेकिन यस, यू आर राइट, एक पीक होता है बिफोर 20 और एक पीक होता है आफ्टर 40। तो ये 2 एजेस में ये ट्यूमर्स ज़्यादा होते हैं। बिफोर 20 वाले के लिए रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वो शायद नज़रअंदाज कर देते हैं इसके सिम्टम्स को, या वो जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान में तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से केवल 1000 न्यूरोफिजिशियंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, और सर्जन्स करीब, पूरे हिंदुस्तान में केवल इतने ही हैं, और न्यूरोसर्जन्स करीब 2000 है। तो ये जो स्पेशलिटी है, मतलब बहुत कम लोगों की है। ऐसा नहीं है कार्डियोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स हर एक जगह, छोटे छोटे जगह में ये सब डॉक्टर्स हैं। न्यूरो के डॉक्टर्स बहुत कम है, और जो भी हैं तो बड़े बड़े शहरों में है, क्योंकि छोटे जगह में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो CT स्कैन है, ना MRI का तो छोड़िए, बिजली पानी नहीं है। तो छोटे जगह में ये सब चीज करना जरा मुश्किल हो जाता है। समस्याएं कई हैं।
डॉक्टर एस के सिंह, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेन हेमरेज भी एक बड़ी समस्या है न्यूरोसर्जरी से जुड़ी हुई, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इलाज हो सकते हैं इसके? ब्रेन हेमरेज किसी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से ऊपर में जो दिमाग की जो खून की नली है वो किसी वजह से लीक हो जाए, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो अधिकतम चांस होती है जिसको कि एन्यूरिज्म बोलते हैं, सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो जाते हैं, जिसमें ब्रेन में खून का फैलाव पूरे जगह पर हो जाता है। और दूसरी ये है कि जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं जो मरीज के साथ अगर जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना जांच सही तरीके से नहीं कराया, अपने इलाज को सही तरीके से नहीं रखा, तो इस वजह से ब्रेन के खून के नली में प्रेशर आने से वहाँ से लीकेज और ब्रेन हेमरेज होते हैं। कैसे पता चले सर मरीज को कि हाँ उसको ये बीमारी हुई, कुछ सिम्टम उसको पता चले पहले, तब तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे? एक तो उसमें कभी कभी वार्निंग सिग्नल ब्रेन की तरफ से आती है जिसको कि TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक करके, जिसमें सिम्टम्स आएंगे कि थोड़ी देर के लिए आवाज़ हल्की सी बदल गई, आवाज़ चली गई, हाथ पैर में वीकनेस आने लगा। तो इस तरह की कुछ सिम्टम्स हो तो उसको ज़रूर चेक करानी चाहिए, या हार्ट का और हार्ट से जो ब्रेन दिमाग की खून की नली है उसकी जांच करानी चाहिए कि उसमें कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है जिसके वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कभी भी कम हो सकती है या अचानक उसमें प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, कैरोटिड डॉपलर वगैरह बोलते हैं जिसको। तो कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन से इस तरह का कोई भी प्रारंभिक लक्षण हो तो उसकी जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि ब्रेन हेमरेज से बचा जा सकता है। ब्रेन हेमरेज के बारे में हमने जान ली। यहाँ डॉक्टर करणजीत आपसे जानना चाहेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, वो भी काफी आम हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, क्या पहले तो होता क्या है ब्रेन स्ट्रोक और कैसे इसे बचा जा सके? जैसे हार्ट अटैक होता है जिसमें हार्ट में खून का दौरा रुक जाता है, उसी तरह से ब्रेन में जब खून पहुंचना रुक जाता है उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है जिसमें खून पहुंचता नहीं है, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, दूसरा होता है जिसमें नस फट जाए, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक का जैसे हार्ट में रुकने से हम दवाई देते हैं जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, दवाई देकर हम वो नसें दोबारा से खोल सकते हैं। ये सुविधा काफ़ी जगह पे उपलब्ध है, काफ़ी डॉक्टर्स देते हैं, बड़े शहरों में भी चलता है। उसके बाद पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है, जैसे एक साइड का लकवा मारा गया है, जैसे सुबह उठा उसे वीकनेस लग रही है, दोपहर तक बढ़ गई है, ऐसी हालत में उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये दवाई हम स्ट्रोक के आने से 3 या 4 घंटे तक ही दे सकते हैं। उसके बाद हम ये दवाई नहीं दे सकते क्योंकि ब्रेन सर आपसे बातचीत करेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बबलू हैं पटना से। बबलू सवाल पूछें आप अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे वाइफ को जो है ये चिड़चिड़ापन रहता है और एक ही चीज को बार बार रिपीट करती है, जैसे कि धोना पोछना, और हमेशा गंदगी की शिकायत इसको लगे, जिसके दिमाग में रहता है कि ये गंदा है, इसको धो देना चाहिए, हमेशा नहाती रहती है। ये 1 मंथ से है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये बीपी वगैरह से प्रॉब्लम है सर, या एंजाइटी को कोई प्रॉब्लम है, हमको कैसे कंट्रोल करना है? डॉक्टर करणजीत आप जवाब देना उनको अगर किसी चीज़ का वहम है कि उनको लगता है ये चीज़ गंदी है, इसको बार बार धोना चाहिए या हर चीज़ को हाथ धोकर लगाना चाहिए, तो इसमें यूजुअली ब्रेन में कोई लीजन नहीं होता, ये मनोरोग होता है, ये थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ी होती है। इसका इलाज अधिकतर साइकेट्री में होता है, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, इससे फर्क पड़ता है। अगर फिर भी दवाइयों के बावजूद हो सकता है, ओसीडी है, अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता तो फिर इसका आगे आजकल एक रिसर्च चल रही है जिसमें दिमाग में पेसमेकर डालकर इलाज किया जाता है, पर सबसे पहले एक साइकेट्रिस्ट को ही दिखाना चाहिए, उससे ये दवाई कंट्रोल में आ जाती है, बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो उम्मीद है बबलू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप पहले साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करेंगे, तभी आपको उचित समाधान मिल पाएगा आपकी समस्या का। करणजीत आप ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बता रहे थे। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही स्ट्रोक होती है तो ये दवाई 4 घंटे तक दी जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि तुरंत अस्पताल ले जाया जाए जहाँ पे इसका इलाज होता है। प्रॉब्लम इस देश में यह है कि लोग घर पे ही इलाज शुरू कर देते हैं, कभी कोई
दवाई देता है, कभी कोई झाड़ फूक करते हैं, और जब पूरा लकवा मर जाता है फिर अस्पताल लाते हैं, फिर हम उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि मेदांता में हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैकेनिकली यानी कि मशीन से हम वो क्लॉट को निकाल देते हैं। अच्छा। अगर खून की नस में क्लॉट आ गया है तो हम एंजियोग्राफी की तरह तार डाल के उस क्लॉट को बाहर खींच लाते हैं और वो नस दोबारा से खोल देते हैं। पर इसमें भी एक दुविधा ये है कि ये स्ट्रोक होने से 8 घंटे के अंदर अंदर ही हो सकता है, उसके बाद हम नहीं कर सकते। फिर क्योंकि ये मेदांता में है तो हम मानते हैं कि मेदांता के आसपास 100-150 किलोमीटर तक हम ये सुविधा पहुंचा सकते हैं कि मरीज एम्बुलेंस में जैसे तैसे पहुंच जाए। पर ये इतने दूर पटना से ऐसा मरीज दिल्ली आए, जितनी देर में पहुंचेगा तब तक हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। इसका इलाज यहीं पर कराना होगा और यहीं पर तुरंत कराना होगा। वो पीरियड कम है जो पीरियड बहुत कम जिसमें आप ले जा सकते हैं, सेफ जोन जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई अहम जानकारियां आपको मिली हमारे स्टूडियो में बैठे 3 मेहमान से, जो न्यूरो सर्जरी से जुड़े जो आम सवाल होते हैं, आम समस्याएं होती हैं लोगों के मन में, उसका समाधान कर रहे थे। आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी हमसे जुड़े रहने के लिए नमस्कार।